उनके समर्थक हिंदू हैं, उनके नेता हिंदू हैं, बाकी सारे एंटी हिंदू हैं। तो आप बीजेपी के तो है नहीं, आप एंटी हिंदू एंटी मुस्लिम की बात करेंगे तो अब देश स्वीकार नहीं करेगा। तो कश्मीर लाने वाला भारत चाहिए था, वो तो नरेंद्र मोदी ने दिया नहीं। राहुल गांधी आपके नेता न कुंभ जाते हैं, न राम मंदिर जाते हैं। ये आप बताओगे कि हमें क्या करना है। हिंदुओं के पक्ष में कभी नहीं खड़े होंगे, सिर्फ मुसलमानों के पक्ष में खड़े। आपकी सरकार सिर्फ 18 महीने के लिए आई है, उसके बाद तो नहीं आई ना। बीजेपी 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 भ्रष्ट है, क्यों नहीं जीत पा रही फिर कांग्रेस पार्टी? आपने कहा 3100 धान का दाम देंगे, किसानों ने वोट दे दिए। अब ठिंगा बता दिया। हाँ। जो मीडिया है, उस चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसका दायित्व क्या है? क्या मीडिया कांग्रेस पार्टी के साथ नाइंसाफी कर रहा है? अच्छा, कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन क्यों लिया जाता है? इसका आपकी इस चैनल से मैं चुनौती देता हूँ। मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव जीता गया था, वो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर जीता गया। हार किसकी थी? कांग्रेस की थी, हमारी थी, मेरी थी। लेकिन जब से जीतू पटवारी आए, उसके बाद से सब एक हो गए और सब नाराज भी चल रहे थे पार्टी से। 1204 दिन बचे हैं, उसके बाद वहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का झंडा लहराएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किए कराए पर पानी फेर दिया, क्या आपने उनको माफ किया? कांग्रेस में हीरो थे, वहाँ क्या है वो आकलन उनका करें। फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, झूठे वीडियो बना रहे हैं, झूठी झूठी बातें फैला रहे हैं बीजेपी के बारे में, सरकार के बारे में। गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश की गिनती बीजेपी की हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर हमेशा से होती आई है। अब की बार 400 पार, आप ही लोग चिल्ला चिल्ला के कहते थे प्रधानमंत्री बनते रह गए क्या राहुल गांधी? आज नहीं कल बनेंगे वो। तो कैसे जीत गए, सवाल ये है। जीत तो गए पर कैसे जीत गए? सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है तो ट्रंप ने 22 बार कहा कि मैंने कहा नरेंद्र मोदी को कि युद्ध बंद करो, ऐसे कहा जैसे मैं बोल रहा हूं। पीएम से देश का प्रधानमंत्री है, मैं तो राहुल गांधी से मिलना चाहूंगा। एक ऐसा नेता, एक इधर मानक देखो आंखों में मेरी, एक ऐसा नेता बताओ। 50 नेता ऐसे हैं, शायद उससे भी ज्यादा, जो कांग्रेस छोड़ गए। बीजेपी में जो लोग गए उनकी 125 लोगों की लिस्ट है, कांग्रेस में आना चाहते हैं। मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आप किसे मानते हैं? मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव को 10 में से कितने नंबर देंगे सीएम के तौर पर? -7। शिवराज सिंह चौहान को 10 में से कितने नंबर? कमलनाथ को 10 में से कितने नंबर देते हैं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार का और बुरे हाल का दोषी कौन? देश में कांग्रेस के बुरा हाल जो है उसका दोषी कौन? देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? देश का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन है? राहुल गांधी। क्या इजराइल से हिंदुस्तान को अपने रिश्ते तोड़ लेने चाहिए? सबसे अच्छा भाषण किसका लगता है आपको देश में? पूरे देश को भाषण ही तो खा गया है नरेंद्र मोदी का। मराठी आती है? हाँ थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरे इसमें आप बोलते नहीं आती, समझते आती। बोलना पड़ेगा मुंबई जाएंगे तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का, जिनकी गिनती देश के सबसे तेज तर्रार युवा नेताओं में होती है। इतनी कम उम्र में एक इतने इंपॉर्टेंट स्टेट में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए, जिसके बाद बहुत से बड़े बड़े नेता इनसे नाराज भी हो गए, पार्टी में सिर फुटावल तक हो गई थी। उन सब पर बाद में आऊंगा, पहले स्वागत आपका चाय वाला इंटरव्यू में। जीतू पटवारी, आपको जिस तरीके से इंट्रोडक्शन करवाया आपने, सिर फुटावल मेरा किसी से नहीं हुआ, सबसे प्यार हुआ है। ओके, आप आमतौर पर तो मध्य प्रदेश में घूमते हैं, लेकिन कभी कभी दिल्ली आते हैं, अब आए हैं यहाँ स्टूडियो, ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई आने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मानक के पास हमारे इतना तेज तर्रार तो ही है, पर इतने खूबसूरत, इतना हैंडसम चाय वाला प्रोग्राम जितना पब्लिसिटी लेता है, उसमें आने का सौभाग्य मिला, इसके लिए खुशी है मुझे। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप आए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आजकल कांवड़ यात्रा चल रही है तो ट्रैफिक वगैरह जाम रहता है। हाँ ठीक है, कांवड़ यात्रा काफी बवाल होता है हर साल जब कांवड़ यात्रा होती है। आपकी कोई राय है इस पर? नहीं, कांवड़ धार्मिक आस्थाओं का हिस्सा है। हर भारतवर्ष के नागरिकों को संविधान ने हमेशा ताकत दी है कि अपने धर्म के हिसाब से जीवन को जीना चाहिए। तो कांवड़ियों की अपनी आस्था का भी विषय है और संविधान का विषय है, उनका रिस्पेक्ट करो। ओके, इस पर हर बार बवाल भी होता है, सड़कों पर खूब झगड़े होते हैं, लोग कहते हैं गुंडागर्दी होती है। फिर योगी जी कहते हैं पूरे रूट पे नेम प्लेट लगाओ, दुकानों में चेकिंग होगा कि वो मुसलमान है, हिंदू है, क्या है। सही है? नहीं, ये बात एक अलग हो गई। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, योगी जी, ये अपना एक सेगमेंट है जिनका डीएनए है नफरत का, घृणा का, अलग अलग तरीके से। पर धार्मिक आस्थाएं तो इस देश की मतलब आस्थाओं का विषय है। मैं भगवान भोलेनाथ का भक्त हूँ, तो ये तो ईश्वर की जो भी है इस देश में, इस दुनिया में, इस सृष्टि में, इस संसार में, उसका तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा ना, करना चाहिए। ओके, आप हैं धार्मिक हैं? आप पूजा पाठ करते हैं? नहीं, मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पर बीजेपी के सारे नेताओं से धार्मिक। ये कैसे तय होता है?
कि कौन ज्यादा धार्मिक है? ये खुद की आस्था, ईश्वर की आस्थाओं से खुद को जोड़ने का किसका कैसा स्वभाव है। अच्छा इंसान होना ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है और मैं रोज सोचता हूँ कि मैं अच्छा इंसान बनूं। बीजेपी कहते हैं कि वो हिंदू हैं, उनके समर्थक हिंदू हैं, उनके नेता हिंदू हैं, बाकी सारे एंटी हिंदू हैं। तो आप बीजेपी के तो है नहीं, आप एंटी हिंदू हो, बताओ। वो विपक्ष के नेताओं को बोलते नहीं हैं, तो- खासतौर से कांग्रेस के नेताओं को। अब भारतीय जनता पार्टी का दायित्व तो 10 साल में क्या था? नरेंद्र मोदी को तो नया भारत बनाना था जिसमें हर धर्म के व्यक्ति को, बेटे को रोजगार देना था, वो तो दिया नहीं। अब वो एंटी हिंदू एंटी मुस्लिम की बात करेंगे तो अब देश स्वीकार नहीं करेगा। देश को तो चाहिए, देश का जो नया भारत था वो तो बना नहीं। वो पाकिस्तान में घुस जाने वाला भारत चाहिए था, लाहौर को फतह करने वाला भारत चाहिए था, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा कश्मीर पे, वो कश्मीर लाने वाला भारत चाहिए था, वो तो नरेंद्र मोदी ने दिया नहीं। अब ये धार्मिक आस्थाओं पर प्रहार करके, नफरत फैला के, घृणा फैला के, अपने आप को ज़्यादा कट्टर हिंदू बता के अब लोग वोट देने वाले वो कहते हैं बड़ा क्लियर है भाई, वो तो कहते हैं कि हम तो देखिए भगवा भी पहनते हैं, पूजा भी करते हैं, अयोध्या भी जाते हैं, कुंभ भी जाते हैं। राहुल गांधी आपके नेता न कुंभ जाते हैं, न राम मंदिर जाते हैं, अयोध्या में जाते ही नहीं है। और प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के लिए बाकायदा सोशल मीडिया पर मुहिम चलाते हैं। राहुल गांधी जी नहीं जाते हैं, ये किसने कहा? अयोध्या तो नहीं गया आज तक। किसने कहा? कौन व्यक्ति है वो? तो गए हैं तो आप बता दीजिए। बीजेपी के नाम बताओ। नहीं, अगर गए हैं तो आप बता दीजिए। नाम आप बताओ, कौन है? नाम बताओ उसका जिसने बोला। सब बोल रहे हैं। वो सब में से एक का नाम चिन्हित करो, मैं उसको चुनौती देता हूं। हाँ। जिसने ऐसा बोला। हाँ। राहुल गांधी जी के साथ वो पैदल हाँ। पैदल याद रखें। हाँ। वो वैष्णो देवी जा सकता है क्या? वो राहुल गांधी जी के साथ पैदल अमरनाथ जा सकता है क्या? केदारनाथ जा सकता है क्या? पैदल हेलीकॉप्टर से जा सकता होगा। तो बड़ा धार्मिक आस्थाओं का व्यक्ति वो जो पैदल यात्राओं पर भरोसा करके जाए, या वो कि हेलीकॉप्टर से डुबकी लगा के आ जाए? बताओ जरा, आप बताओ। पर कुंभ नहीं गए ना वो, ये और राम मंदिर भी नहीं आप गए। बताओगे? अयोध्या नहीं गए। नहीं, उनको ये आस्था उनकी क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कैसे करेंगे, ये कोई निर्णय लेगा? इसी के खिलाफ तो है हम। ये आप बताओगे कि हमें क्या करना है? बीजेपी बताएगी कि हमें क्या करना है? इस देश के नागरिकों को बताएगी कि पूजा कैसे करना है, आरती कैसे करना है, अगरबत्ती कैसे जलाना है, कैसे पैर छूना है, कैसे अपनी आस्थाओं का प्रदर्शन करना है। आस्थाएं प्रदर्शन करने की चीज़ होती है क्या? आस्थाएं तो अंतर आत्मा से सम्मान देने की चीज़ होती है। वो कहते हैं मुसलमानों का वोट लेने के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी और सारे इंडिया गठबंधन के दल यही करते हैं, बस हिंदुओं के पक्ष में कभी नहीं खड़े होंगे, सिर्फ मुसलमानों के पक्ष में खड़े होंगे। मैं अभी तो कोई चुनाव है नहीं। कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो इंसानियत का है, मानवता का है, प्रेम का है, प्यार का है, मोहब्बत का है। कांग्रेस पार्टी का डीएनए है वो इंसान के भेद को तो कम करता ही है। भगवान राम का जो सच्चा हिंदुत्व का भावना है, जो भगवान राम की सच्ची आस्थाओं का केंद्र है, जिसमें वसुदेव कुटुंब की बात कही है, दुनिया एक कुटुंब है, प्राणियों में सद्भावना की बात की, केवल इंसानों में नहीं। वो डीएनए है हमारा जिसने ये कहा कि विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सिर्फ आपका मेरा भारतवर्ष में रहने वालों का नहीं, दुनिया में रहने वालों का कल्याण हो। ये है हमारा हिंदुत्व का फलसफा। ये भारतीय जनता पार्टी हमें सिखाएगी। ये अपना धर्म तो निभाए 2 करोड़ रोजगार का। मैंने अभी कहा, ये देश में आर्थिक करप्शन आज तक देश के हम तीसरे स्थान पे है, पीछे से करप्ट देशों की गिनती में आ गया देश, पहले 10 देशों में। उसका उत्तर कौन देगा? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कौन देगा? ना मेरे आगे कोई नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं है, कौन देगा? कौन देगा? 75 साल में मैं पद छोड़ देना चाहिए। तो मोदी जी भ्रष्ट हैं क्या? अरे आप तो सीधा ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो कहते हैं सबसे क्लीन गवर्नमेंट बीजेपी कहती है, एक आरोप नहीं भ्रष्टाचार का 11 साल में। अच्छा, ये कहती है वो? हाँ, पक्का? तो जो उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, जो आप लोग नहीं बुलाते उनको, पर वो छोटे छोटे पॉडकास्ट पे बातें करते रहते हैं, स्वामी जी, उनसे पूछो जरा, उनका इंटरव्यू लो आप बुला के, वो बताएंगे कौन भ्रष्ट है या नहीं। हम तो अपना विपक्ष का दायित्व निभा रहे हैं, वो तो उन्हीं के पार्टी के नेता हैं, उनसे पूछो बुला के। कौन से स्वामी जी की बात कर रहे हैं? कौन से स्वामी जी हैं ऐसे जो उन पर सवाल खड़ा करते हैं? आपको नहीं पता है? राज्यसभा में है। बिल्कुल। कौन से स्वामी जी हैं? सुब्रमण्यम स्वामी की बात कर रहे हैं। अब आप ये बताओ कि इस देश में 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी। 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैंने 90,000, न पर्ची न खर्ची। हमारे मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ पर आज
बिना खर्ची और बिना पर्ची से कोई एग्ज़ाम ही पूरी नहीं होती है। वो नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिखा। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में छात्र आते हैं, एग्ज़ाम पे, परीक्षा पे कार्यक्रम होता है नरेंद्र मोदी जी का। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आने वाले बच्चे किस किस राज्य के हो गए? मध्य प्रदेश उसमें से एक हो गया। ये नहीं दिखता उनको। ये जो सवाल हैं, देश के सवाल हैं, आपके सवाल हैं, आम परिवार के सवाल हैं, उन पे तो जाओ आप। पर कितना आसान है आपके लिए आरोप लगाना। काहे का आरोप? फैक्ट मैं बताता हूं आपको। बता। तथ्य तो ये है कि 11 साल से बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। मध्य प्रदेश ही देख लीजिए। मध्य प्रदेश में 2003 के बाद से मेरे ख्याल आपकी सरकार सिर्फ 18 महीने के लिए आई है, उसके बाद तो नहीं आई ना। बीजेपी 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 बीजेपी। तो सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि आप अगर प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं, बीजेपी भ्रष्ट है, क्यों नहीं जीत पा रही फिर कांग्रेस पार्टी? न मध्य प्रदेश में जीत पा रही, न केंद्र में जीत पा रही। 4 स्टेट में आपकी गवर्नमेंट रह गई है। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमें सिखाया, विचारधारा ने हमें सिखाया, सत्ता में रहकर सेवा, सत्ता के लिए सेवा, सत्ता के लिए संगठन। राजनीतिक परिभाषा है किसी भी राजनीतिक दल की कि सत्ता में रह के सेवा। पर अगर हम सत्ता में नहीं आए तो हम जनसेवा नहीं करें, विपक्ष का दायित्व नहीं निभाए, बिल्कुल निभाए, जनता की बात नहीं करें, हाँ, जनता के लिए नहीं लड़ें। बिल्कुल लड़ना है। ये जो बातें मैंने आपको कही, वो चाहे युवाओं के करप्शन की, देश के करप्शन की बात हो, या किसानों के साथ अत्याचार की बात हो, या बेरोजगार बेटों की बात हो, ये कांग्रेस पार्टी ने उठाए इसलिए कि हम सत्ता में नहीं आए। हमने देश आज़ाद कराया था तो हमें पता थोड़ी था कि देश आज़ाद कब होगा। ठीक है, ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं जीतू भाई, लेकिन इस बार आपकी सीटें कितनी आई? 2023 के चुनाव में 66, बीजेपी की आई 163 सीटें। 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 सीट आई थी पिछले चुनाव में, छिंदवाड़ा की, वो भी चली गई, 0। तो आप ये कहना चाहते हैं कि राजनीति में हमारा मानना ऐसा है कि ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, जो जीता वो सिकंदर। अगर उनकी रिस्पेक्ट है इस बात को लेके, तो उसका उल्टा सवाल भी है ना कि आपने 3,000 रुपये लाडली बहना के वोट लिए, आज तक तो नहीं दिए। वही वोट जिसके लिए 10-12% बहनों ने ज़्यादा वोट दिया, ये कह के कि बहना अभी मेरे पास 1,000 है, जैसे ही चुनाव जीतूंगा 3,000 कर दूंगा, बहनों ने लबरेज वोट दे दिए। अब उन्होंने कहा मैं नहीं दे सकता हूँ। 1,500 रुपये, 1,200 रुपये, 1,800 रुपये हर महीने चोरी करते हैं एक एक बहन की। तो सवाल है, आपने प्रलोभन दे के वोट तो ले लिया, पर 1500 तो बोल दिया ना दिवाली की बात। 3,000 रुपये देने की बात हुई और बोल दिया मीन्स क्या बोलेंगे? दिवाली के बाद 1500 देंगे। 1,000 रुपये से 3,000 देने का बोला था चुनाव पहले। मतलब क्या चाहते हो आप? आपने कहा 3,100 धान का दाम देंगे, किसानों ने वोट दे दिए, अब ठिंगा बता दिया, अब नहीं देंगे। इन्होंने कहा 2,700 गेहूं के दाम देंगे, फिर कुछ नहीं देंगे। 6,000 सोयाबीन के दाम देंगे, फिर कुछ नहीं देंगे। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात तो कही। फिर आपने बहुत बढ़िया बात कही। एक देश का कृषि मंत्री, उसका मुख्यमंत्री था, उन्होंने ये वादे किए, वोट ले लिए, और फिर आप जैसे जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि वो जीत गए। पर जीत कैसे गए? इसकी एक बार थोड़े जीते हैं। 2003 से लेके 2025 आ गया, मैं वही तो बता रहा हूँ। तो अलग अलग सेगमेंट की अलग अलग बातें हो सकती है। कमलनाथ वाली 18 महीने की सरकार के अलावा लगातार हार। मानक जी लगातार हार, लगातार जीत, ये जीत गया वो हार गया, ये एक सवाल बन सकता है आपका। पर अल्टीमेटली जीतने के बाद का दायित्व क्या है? हारने के बाद का हमारा दायित्व क्या है? हमें जनता ने जनादेश दिया इस बात का कि आपको विपक्ष का, जनता की बात करनी है। क्या हम नहीं करें? बिल्कुल करिए। आपका क्या मानना है? जो आप जर्नलिस्ट है, जो मीडिया है, उस चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसका दायित्व क्या है? क्या मीडिया, केवल सरकार के पक्ष में सवाल खड़े करना? क्या मीडिया, सरकार से भी सवाल पूछना? बिल्कुल सही क्या है? बिल्कुल सवाल, सबसे सवाल तो पूछना। मैं आपसे पूछता हूँ, मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपने कहा इतने साल से वो जीत गए, फिर भी सबसे ज्यादा कर्ज हमारे किसान क्यों है? सबसे ज्यादा आत्महत्या हमारे किसान क्यों करते हैं? सबसे ज्यादा गरीबी क्या मीडिया कांग्रेस पार्टी के साथ नाइंसाफी कर रहा है? अच्छा, एक मिनट, नहीं कर रहा है। हम तो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने कहा 20 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश में, जो सबसे गरीब जिले हैं देश के, उसमें से 3 जिले मध्य प्रदेश के हैं। सबसे ज्यादा कुपोषण कहीं होता है तो वो मध्य प्रदेश में होता है। फिर भी सारी की सारी लोकसभा सीटें बीजेपी जीतती है। तो फिर आपका सवाल वही है, हम जीते कैसे? मैंने अभी बताया कि ऐसे, हमने आपको कहा कि आपको सोने का बना देंगे, आप हम पे मेहरबान हो गए, आप जैसे ही हम चुनाव जीत के आ जाओ कथीर का बना देंगे। तो इस तरीके से ओके, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं शिवराज सिंह, मतलब एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं, मतलब असेंबली इलेक्शन, मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी की जो नींव है, नफरत फैलाओ, घृणा फैलाओ, चुनाव जीतो और करप्शन करो, ये 4 उसके मुख्य सूत्र है।
पहले पोलराइजेशन करो, फिर नफरत फैलाओ, फिर चुनाव जीतो और फिर करप्शन करो। आप ये क्यों नहीं पूछते कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन क्यों लिया जाता है? ये एक ऑफिस ऐसा मध्य प्रदेश का, आपकी इस चैनल से मैं चुनौती देता हूँ, देश के जितने भी जवाबदेही लोग हैं उनको भी और प्रदेश के भी, एक विभाग ऐसा, एक विभाग जिसमें बिना करप्शन से काम हो जाए। अगर कोई मुझे दिलवा देगा, बता देगा, सबूत के साथ दिखा देगा करके, मैं उसका नागरिक। मतलब मोहन यादव के नेतृत्व में इस समय भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है मध्य प्रदेश में। इस समय 50% की थी, इससे पहले 40% की थी। शिवराज सिंह चौहान की 40% का करप्शन था, इनका 50% का करप्शन है मोहन यादव जी का। तो ये तो कहीं कोई शिकायत क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कोर्ट में कहीं कोई शिकायत क्यों नहीं है? अरे कहीं पुलिस में कहीं कोई शिकायत क्यों नहीं है? एक एग्जाम नए बच्चों की बिना करप्शन से नहीं होती, बिना विवाद से नहीं होती। कोई पर्चा लीक होगा, पर्चा बिकेगा, तारीख आगे बढ़ेगी, कोर्ट जाएंगे, कोई नियुक्ति। आज जब हम बैठे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी के लोगों को कहा था हम आपको 27% आरक्षण देंगे, कमलनाथ जी ने लागू किया था, लोगों को गुमराह करते रहे। आज 30,000 बच्चे ओबीसी के आरक्षण के नौकरी मिल गई, केवल नियुक्ति के इंतजार में। इसलिए ओबीसी बहुत आपके निशाने पर बार बार शिवराज सिंह चौहान है। अभी मैंने कहा कि आप क्यों नहीं, अभी मैंने कहा क्यों हार गए। आपने फिर लाडली बहना स्कीम की बात की। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव जीता गया था वो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर जीता गया, उन्हीं की जीत थी वो? ये शिवराज सिंह, उनके साथ गलत हुआ, उनको हटा दिया गया? शिवराज सिंह चौहान द्वारा बोले गए झूठ से जीता गया था। वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहनों को बड़े बड़े पांडाल लगा के, बहना चिंता मत करना, तुम्हारा मामा है, तो उनको 3,000 देगा। उनको हटा के गलत किया गया? नहीं, मोहन यादव को सीएम बनाया गया, उनको दिल्ली बुला लिया गया। वो तो भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी से पूछने वाला सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आपको क्या लगता है? मुझे तो दोनों मौसेरे भाई हैं। उन्होंने पहले 40% चोरी की सरकार चलाई थी, इन्होंने 50%। अच्छा, अगर शिवराज जी की जीत थी 2023 का विधानसभा चुनाव में, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो हार किसकी थी? हार किसकी थी? कांग्रेस की थी, हमारी थी, मेरी थी। आप अपनी जिम्मेदारी मानते हैं? 100% एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी थी, मैं भी उसमें से एक था। मध्य प्रदेश में गुटबाजी है, मान लीजिए ना, जैसे मैंने शुरू में कहा था, बीजेपी में, आप इतनी कांग्रेस में बीजेपी में भी थी, बीजेपी में भी है, लेकिन कांग्रेस में ज्यादा है। मान लीजिए ना, आप इतनी कम उम्र में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। पहले गुट थे दिग्विजय सिंह का गुट, कमलनाथ का गुट, ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट, लेकिन जब से जीतू पटवारी आए उसके बाद से सब एक हो गए और सब नाराज भी चल रहे थे पार्टी से। क्या ये सच है? पहली बार मानक जी बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूँ और बहुत विनम्रता से। आज मेरी 22 साल की राजनीतिक पूरी यात्रा में सबसे ज़्यादा एकजुट पार्टी आज है, कोई ग्रुप ही नहीं है। जीतू पटवारी ग्रुप नहीं बनाना चाहता है, जीतू पटवारी पार्टी बनाना चाहता है, और ये सब परिवार के लोग एक्सेप्टेबल एक साथ मिलकर शपथ के साथ हम करते हैं। ओके। हमारे यहाँ काम जिंदा हो सकती है पार्टी? जिंदा हो सकती है। हाँ। आज तारीख लिखो, आज की तारीख याद रखो। आपका कार्यक्रम है, ठीक है, ओके। 14 जुलाई 2025 सोमवार। 1204 दिन बचे हैं, उसके बाद वहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आज से चुनाव में 1204 दिन बचे हैं, उसके बाद कांग्रेस की सरकार। दिन गिन रहे हैं जीतू पटवारी? 100% काम है, मेरा जॉब है, गिनूंगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश की जनता के लिए। मुख्यमंत्री कौन बनेगा फिर जीते तो? कांग्रेस का बनेगा। कौन बनेगा ये आज तय मैं और आप कैसे कर सकते हैं? एक बात बताइए, कमलनाथ जब जीत कर आए थे जी, जब आपकी सरकार बनी थी डेढ़ समय बाद जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किए कराए पर पानी फेर दिया। क्या आपने उनको माफ किया उस बगावत के लिए, आपकी पार्टी तोड़ने के लिए, आपकी सरकार गिराने के लिए? सार्वजनिक जीवन में जनता को आकलन करना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं आपसे, हम उन लोगों में से नहीं है कि जनता के विचार को चुनौती दें। वो जैसा मैंडेट देती उसको हम स्वीकार करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कृत्य किया वो इतिहास बन गया, उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा में लिखाएगा। आप उसके बाद एक और जीत रहे हैं, उसके बाद नहीं कोई उनके विधायक भी जीते, बहुत सारे, वो खुद जीते, केंद्र में मंत्री हैं और ताकतवर मंत्री हैं। कोई बात नहीं, ताकतवर मंत्री हैं कि नहीं ये तो मेरे से ज़्यादा आप अच्छे से दिल्ली को जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्यों का काम दिया है। उनका एक नारा था, उन्होंने एक शेर कहा था कि जिंदा है तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है, एक उसकी लास्ट लाइन थी। अब वो मध्य प्रदेश में एक तरह से 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें नंबर पे स्वागत के लिए भी बुलाया जाता है। कांग्रेस में हीरो थे, वहाँ क्या है वो आकलन उनका करें।
हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, वो बीजेपी के नेता है। अब हो गए, आपने स्वीकार कर लिया ये? हाँ तो स्वीकार क्या मान लिया ना? बीजेपी के नहीं, स्वीकार कर लिया ना आपने? नहीं, क्या स्वीकार, कब हमने कब स्वीकार नहीं हमेशा किया? से कांग्रेसी थे ना भाई, उनके पिताजी कांग्रेसी थे, वो भी जिस दिन से हाँ थे ना, माधवराव सिंधिया थे, उनका हम रिस्पेक्ट करते हैं, इनका भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, पर वो बीजेपी के नेता है, इस नाते करते हैं। हमें व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी थोड़ी है, हमें बीजेपी के लोग हमारे व्यक्तिगत दुश्मन नहीं, हमारे राजनीतिक विरोधी है। हम विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, उनका और हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए कि हमें जनता के लिए काम लेकिन करना है। आपकी और उनकी जो ये लड़ाई है आजकल फिर से गर्म हो गई है। कौन सी अभी लड़ाई? आप जिस मामले में आप पर एफआईआर हुई, जी, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से बयान आया कि आप समाज को बांट रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं समाज में और फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, झूठे वीडियो बना रहे हैं, झूठी झूठी बातें फैला रहे हैं बीजेपी के बारे में, सरकार के बारे में, उनके लोकसभा क्षेत्र के बारे में, जिस पर आपने कहा कि उनको शर्म आनी चाहिए। माणिक जी, ऐसा है कि जिस घटना की आपने बात की, जो हुआ पब्लिक डोमेन में, जो मैंने बात की वो वीडियो में, मैंने कलेक्टर से, डीएम से, लोकल डीएम से बात की और उस बच्चे को भेजा। 5 तारीख को बात की, 6 तारीख को गए, उस दिन से वो बच्चा गायब है, आज तक नहीं मिला, आज तक वापस नहीं आया। घटना क्या थी जरा बताइए फिर से। घटना, एक बच्चा है, वो कहता है कि मुझे राशन की पर्ची बनवाना है। एक जिम्मेवार व्यक्ति ने उसको मारा, मोटरसाइकिल छीनी, गालियाँ दी, गर्म पानी छीटा, ठंडा पानी छीटा, मल खिलाया। वो घटना 15 दिन तक वो कलेक्टर के पास गया, एसपी के पास गया, मीडिया में वो गया। 15-17 दिन बाद 300 किलोमीटर दूर ओरछा में मेरे पास आया। मैं जब निकलने लगा तेज गति से, लेट हो गया था, मेरे को ग्वालियर जाना था, तो जोर से चिल्लाया कि आप हमें मल खिलाया गया और आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। फिर एक इंसान, अच्छा इंसान, एक राजनीतिक कार्यकर्ता, क्या करना था, नहीं सुनता उसकी बात में। जो सुना वो उससे पूछ के मैंने वीडियो बनाया, उससे पूछ के वीडियो पब्लिश किया, स्पीकर पे कलेक्ट, उसका और मेरा दोनों की चर्चा का वीडियो। जो चर्चा हुई वो पब्लिक डोमेन में है, उसमें सिर्फ सरकार का ध्यान आकर्षित करना था, सरकार ने सुधार करना था, जो क्राइम जिसने किया उस पर एफआईआर करनी थी, उसको अंदर करना था, उस पर कार्रवाई करनी थी। और कुछ ही दिन बाद वही आदमी एफिडेविट दे देता है कि मुझे जीतू पटवारी ने झूठ बुलवाया मुझसे दबाव डालकर। एफिडेविट दे देता है और उसके बाद आज तक नहीं मिलता है। दिग्विजय सिंह जी उसके घर जाते हैं, उसके परिवार से मिलने जाते हैं, गाँव वाले लोग बोलते हैं 15 दिन से गायब है, उसके घर में मरी हुई गाय मिलती। तो आप पर एफआईआर क्यों हुई है? इसीलिए तो सवाल है, यही तो अलोकतांत्रिक है, यही नरेंद्र मोदी का नया भारत है, यही कांग्रेस का डर भारतीय जनता पार्टी को। कितनी एफआईआर हुई है जीतू पटवारी पर, गिनी है आपने? ये जितनी एफआईआर हुई है या होगी और हो सकती है। डरते नहीं है? नहीं, डरना लोकतंत्र में न डरना होता है, न अहंकार होता है, न डराना होता है। लोकतंत्र में अपना जॉब होता है, काम होता है, दायित्व होता है। आपके नेता राहुल गांधी पर भी कितने केस हैं? हाँ, तो ये मेडल है, ये आपको पारितोषित करते हैं, वो मैसेज देते हैं कि ये आदमी अच्छा काम कर रहा है, विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। मेरे परिवार के झगड़े हैं। ये जो बच्चा आया, मैंने इसको कभी नहीं देखा, लोधी समाज का था, उमा भारती और प्रहलाद पटेल के समाज का। ये बच्चे के लिए अगर मैं न्याय के लिए लड़ा तो ये लोकतंत्र में विपक्ष का नेता नहीं करे तो कौन करे? मोहन यादव कैसे आदमी है? भ्रष्टाचारी है, आपने ये आरोप पहले ही लगा दिया, पर आदमी कैसे है? नहीं, मुलाकात हुई आपसे? नहीं, मेरी तो बहुत साल से होती है मुलाकात। क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? नहीं, राजनीतिक रूप से जैसे हैं वैसे हैं। हाँ। जो उनका शासन है, व्यक्ति कैसे हैं ये जरूरी नहीं है, शासन कैसा है ये जरूरी है। हमें उनसे व्यक्तिगत कोई अच्छा है बुरा होने का सर्टिफिकेट, इसीलिए पूछ रहा हूँ। ये जीतू पटवारी की एफआईआर नहीं हुई, एक विपक्ष के नेता पे हुई। लोकतंत्र में जो जगाता है सरकार को, उस पे हुई। मेरी कोई उनकी जमीन का विवाद है क्या? मेरे और उनका कोई पारिवारिक विवाद है क्या? कैसे सीएम है? मैंने कहा ना 50% कमीशन के सीएम है। ओके, कैसे चाहिए आपको? मध्य प्रदेश आप मान क्यों नहीं लेते? गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश की गिनती बीजेपी की हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर हमेशा से होती आई है। आरएसएस का गढ़, बीजेपी का गढ़, जैसे गुजरात में सफाया कर दिया कांग्रेस का, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी कर दिया। मान लीजिए ना, 20 साल हो गए आपको, जैसे गुजरात में हो गए उसी तरह मध्य प्रदेश में हो गए। राजस्थान में तो फिर भी पार्टी आ जाती है कुछ समय बाद सत्ता में, मध्य प्रदेश में तो एकदम। इस बार भी आप जिस तरीके से आपकी भावना है उसमें और वस्तु स्थिति ओरिजिनल जमीन पे अलग है। हमें 40% मत मिला इस बार भी, भारतीय जनता पार्टी को 47% मत मिला है। 40% मत वाली सरकार, तो हमारा मत जो पिछली बार मिला था जब हम सरकार बनाए थे उससे ज़्यादा मिला है। मैं ये मानता हूँ कि चुनाव के कई आधार होते हैं हार और जीत के, चूँकि अब वो 2 साल हो गए उस बात को, 18 महीने हो गए, अब हमें आगे बढ़ना है।
मैंने आपको 1204 दिन बताए ना, याद रखो। उसके बाद अरे कांग्रेस पर की सरकार केंद्र में भी तो आप नहीं कुछ कर पा रहे मोदी जी। आपने ठीक है, आपकी बार आपने कहा- 400 पार का नारा था, ठीक है, उसके वो बाद आके 234 240 पे आ उसके गए, बाद तब क्या भी हुआ? कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ? बैसाखी पे खड़ी है नरेंद्र मोदी की उसके सरकार। बाद क्या ये हुआ? राहुल गांधी ने जो संविधान की पुस्तक हाथ में ली और ये सवाल पूछा कि इसकी रक्षा करना कि नहीं, देश के लोगों ने बदलाव कर दिया। थोड़ा सा मध्य प्रदेश की चूक हो गई, थोड़ी सी तेलंगाना की चूक हो गई, थोड़ी कर्नाटक की चूक हो गई, थोड़ी और राज्यों की हो गई, इससे 20 सीट कम रह गई। नहीं तो राहुल गांधी जी का जो भावना थी, देश की जनता की जो भावना थी, अब की बार 400 पार। आप ही लोग चिल्ला चिल्ला के कहते थे प्रधानमंत्री क्या बनते हुआ बनते रह उसका? गए क्या राहुल गांधी? नहीं, आज नहीं कल बनेंगे, वो तो बनेंगे 100%। ये भी वैसा ही सच 29 है। में 29 में हाँ 100%। 29 से पहले सरकार नहीं गिरेगी ये। नहीं, उससे पहले भी गिर सकती है। बिहार के चुनाव पे समझ में आएगा। हाँ। और वो ही जिस दिन ये एहसास पक्का हो गया हमारे आंध्रा के मुख्यमंत्री को, जो हमारे बिहार की वस्तुस्थिति जो राजनीतिक है उसको, कि नरेंद्र मोदी हट सकते हैं, तो सबसे पहले, और उससे पहले तो आरएसएस उनसे 75 साल का सवाल पूछ रही है। लेकिन मोदी जी तो चुनाव पे चुनाव जीत रहे हैं ना। लोकसभा के बाद महाराष्ट्र जीत गए, हरियाणा जीत गए, दिल्ली तक जीत गए। अरविंद तो केजरीवाल को हरा दिया। चुनाव जो महाराष्ट्र का है, वो राहुल गांधी जी वोटर लिस्टों पे सवाल नहीं उठाते हैं, वोटों के मैनिपुलेशन पे सवाल नहीं उठाते हैं, चुनाव आयोग पे सवाल नहीं उठाते हैं। वही बिहार में चल रहा है, वो नहीं हो रहा है। कैसे जीत गए, सवाल ये है। जीत तो गए, पर कैसे जीत गए? अब जहां आप जीतते हैं वहां आरोप नहीं लगाते हैं। तेलंगाना जीतते हैं, आरोप नहीं लगाते। झारखंड जीतते हैं, आरोप नहीं लगाते। जम्मू कश्मीर जीतते हैं, आरोप नहीं लगाते। महाराष्ट्र में बेईमानी हो गई, हरियाणा में हो गई, दिल्ली में हो गई। सवाल ये है कि आखिरी घंटे में अगर 50-50 40-40 लाख वोट बढ़ेंगे एक 2 दिन में, तो सवाल नहीं बनते हैं। सवाल नहीं बनते हैं इस बात का। मध्य प्रदेश में जब आप चुनाव विधानसभा आयोग में की हारे जो थे, कार्रवाई है, नहीं मध्य प्रदेश जब आप हारे थे तब आपने ये आरोप नहीं लगाया बेईमानी का। मानक एक, ये चुनाव प्रणाली पर विश्वास नहीं होगा देश की जनता को, सवाल खड़े होंगे, तो ये देश बचेगा कैसे, लोकतंत्र कैसे बचेगा? ये सवाल। पर ये तो आप मानेंगे इतिहास के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक मोदी जी हैं, ये तो आप मानेंगे। अब आपको गुस्सा आ जाएगा, आप मैं जो बोलूंगा वो बताओगे नहीं, फिर काट दोगे इसको। नहीं, बिल्कुल नहीं काटेंगे, बोलिए। तो ऐसा है कि सबसे इतिहास में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, तो सबसे बड़ा बेरोजगार देश क्यों है? 82 करोड़ लोग सरकारी राशन पे क्यों हैं? सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, तो क्या हुआ पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ? तो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, तो हमारा विदेश मंत्री पाकिस्तान को क्यों बता रहा था कि हम यहाँ हमला करने वाले हैं? सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, तो ट्रंप ने 22 बार कहा कि मैंने कहा नरेंद्र मोदी को कि युद्ध बंद करो, ऐसे कहा जैसे मैं बोल रहा हूँ। मेरे देश के प्रधानमंत्री का अपमान हुआ, मुझे दुख नहीं होगा, देश के नागरिकों को नहीं होगा। देश का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, हमारे प्रधानमंत्री है, उनका अपमान होता है, उनके सम्मान पर ठेस लगती है, तो हमें खुश होना चाहिए। आपने कहा सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है देश के, तो मध्य प्रदेश में 600 विधायक खरीदे बेचे गए, 12 14 सरकारें गिरा दी गई। ये सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। चुनाव आयोग तोता हो गया। सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है हमारे, तो ईडी ने 4000 जगह केस, 4 से 5000 जगह रेड डाली, एक भी बीजेपी का सत्ता पक्ष का नहीं निकला। सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। जितने ईडी ने केस डाले 2% लोग ही जो केस ही डिस्पोजल हुए। सबसे लोकप्रिय, सब विपक्ष पे ही प्रहार होते हैं। कोई मुलाकात हुई है आपकी प्रधानमंत्री से? अरे हमारे प्रधानमंत्री है, सम्मानित है, देश का प्रधानमंत्री पर हर नागरिक को गौरव होना चाहिए। मिलना चाहेंगे पीएम से? देश का प्रधानमंत्री है, मैं तो राहुल गांधी से मिलना चाहूंगा। राहुल गांधी से मिलना चाहिए प्रधानमंत्री के तौर पर? बिल्कुल। राहुल से बड़ा करीबी रिश्ता है आपका, बहुत लोग कहते हैं, बहुत पसंद करते हैं राहुल गांधी आपको, और आप भी उन्हें बहुत पसंद। गर्व है मुझे, मेरे नेता है वो। ऐसा क्या खास है राहुल गांधी में जो आपको इतने पसंद है? वो एक दूसरा व्यक्ति ऐसा बताओ राहुल गांधी के अलावा इस देश में, हाँ। अपने देश में, चलो दुनिया में बताओ, देश छोड़ दो, जिसने इतना क्रिटिसिज्म झेला और फिर भी दृढ़ता से खड़ा हो। एक ऐसा व्यक्ति बताओ, राजनेता, जिसने दृढ़ता से 4000 किलोमीटर की पद यात्रा की और ये कहा कि मुझे प्रेम की बात करना है, राजनीति की बात नहीं करना है। एक ऐसा नेता, एक इधर मानक देखो आंखों में मेरी, एक ऐसा नेता बताओ, सिर्फ एक, जिसने हमेशा शोषित की, गरीब की, जो सबसे नीचे सबसे पीछे खड़ा है, केवल उसकी पूरी यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में उसी की आवाज़ उठाई। एक ऐसा नेता दूसरा बता दो, एक ऐसा नेता दूसरा, पूरे उसमें कि कभी भी सत्ता के लिए एकदम मरता नहीं है कि सत्ता चाहिए मुझे,
हमेशा तो जनता क्यों नहीं पसंद कर रही? जनता पसंद नहीं करती तो 52 आपकी बार सीट, 40 400 सीट, नहीं, जनता पसंद नहीं 99 करती पर लाई है इस बार कोई भी। बात नहीं, जनता पसंद नहीं करती तो आपकी बार 400 पार को 240 पे ऐसे ही ला देते। पर आप तो 99 पर ही है ना। कोई बात नहीं, मैंने फिर कहा कि देश आज़ाद हो रहा था, फिर आप बोलोगे तो हमारे महापुरुषों को नहीं पता था कि कब किस तारीख 1947 को होंगे कि नहीं होगा देश। हम अपनी शहादत देते रहे, ऐसे ही हम लोकतंत्र बचाने। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान का निर्माण किया, कांग्रेस पार्टी ने जो संविधान, मूल उद्देश्य क्या था? इस देश में इक्वलिटी आए, समानता आए, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। देश के आज़ादी के बाद 78 साल की यात्रा में राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी का जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो जातिगत जनगणना का उद्देश्य क्या था? क्या है? एक है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता, इक्वलिटी आए। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया वो राहुल गांधी का यू टर्न लिया ना, लेकिन क्या यू टर्न लिया ना? क्या यू टर्न लिया? कास्ट सेंसस पर, रिजर्वेशन पर किसने लिया? कमाल करते हैं आप। नहीं, वो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। नो, लंबी नहीं, सही डिबेट है। आप ये बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने आखिर जो बार बार कहते थे कि जातिगत जनगणना बीजेपी ने भी की यू बात टर्न लिया है, करेंगे। मैं बिल्कुल मानता हूं। हाँ? बीजेपी ने भी यू टर्न लिया है, बीजेपी ने लेकिन यू टर्न लिया, राहुल कांग्रेस ने गांधी भी तो लिया। दृढ़ सहनिष्ठ कांग्रेस ने भी लिया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगी है। आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हो, मैं आपका सम्मान करता हूं। जो बात सही है उस पे जाओ। नरेंद्र मोदी जी ने कोविड में जो राहुल गांधी ने कहा वो बात सही हुई, जो नोटबंदी में राहुल गांधी जी ने जो बात कही वो बात सही हुई, जो विदेश नीति पे राहुल गांधी बार बार सवाल उठाते हैं वो बात सही हुई, जो चाइना को लेकर राहुल गांधी जी बात करते थे वो सही हुई, जो जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी जी ने बात की, बाद में मोदी जी ने मानी। तो राहुल गांधी जी जो बात करते हैं, जिस मुद्दे को लेते हैं, आखिरी में मोदी जी को उसी रास्ते पे जाना पड़ता काम है। करते हैं ना, फिर राहुल गांधी जी लोकप्रिय है या नहीं है ये तो आपको तय करना पड़ेगा। मैं बताता हूं ना, सिंधिया जी की अभी बात हो रही थी। और रही बात सिंधिया जी के साथ कांग्रेस की जो करीबी थे राहुल गांधी के, उनकी लिस्ट बनाऊं छोड़ने वालों की, 50 नेता ऐसे हैं, शायद उससे भी ज्यादा, जो कांग्रेस छोड़ गए। तो मैं उनके क्यों छोड़ गए भाई? हाँ, मैं बताता हूँ। राहुल गांधी जी ने अभी भोपाल आए थे तो उन्होंने कहा 3 तरह के घोड़े होते हैं। एक होता है बारात का घोड़ा, एक होता है लंगड़ा घोड़ा, और एक होता है रेस का घोड़ा। तो रेस के घोड़े वो होते हैं जो अपने एथिक्स से, सिद्धांत से जनता की और पार्टी की सेवा करते हैं, ये रेस के घोड़े हैं। एक शादी का घोड़ा वो होता है जो उत्सव में नाचता है, कहीं भी उत्सव हुआ नाचता है। तो जो हमें छोड़ के गए सब शादी के घोड़े थे। तो राहुल गांधी तो क्लियर कट कहते हैं, वो 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, कौन गया, नाम क्या है, वो अलग बात है। और जो लंगड़े घोड़े बोला वो भी, उसका भी एक आप तो कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे जीतू पटवारी? ये दूसरी बार मेरे से सवाल कर रहे हो। मैं पहली बार जो सवाल का उत्तर दिया था वो फिर से सुन लेना। आप दीजिए। दे दिया था मैंने, वो सुनो। फिर आपको अगली बार आप सवाल नहीं करोगे। जो मैंने पिछली बार आपको इंटरव्यू दिया था आज से 1.5 साल पहले, उसमें भी ये सवाल किया था आपने, और मैंने जो उत्तर दिया था वो उत्तर अगर आपको याद होता तो ये सवाल नहीं करते। आपसे भी बड़े बड़े नेता ऐसे थे जो ये कहते रह गए, हम कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, और चले गए। अभी देखिए नई लाइन लगी हुई है, शशि थरूर, जिनका नाम बहुत जोर शोर से चल रहा है। मेरे पास बीजेपी में जो लोग गए उनकी 125 लोगों की लिस्ट है, कांग्रेस में आना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। 125 वो आते हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, अच्छे से बात करता हूँ, बढ़िया चाय पिलाता हूँ, और फिर उनको कहता हूँ सही समय पे निर्णय लेंगे। वो बात तो सपनों की है कि इधर से उधर जाते थे, उधर से इधर आएंगे। अब देश की रीति नीति बदलने वाली। अच्छा ठीक है, अब रैपिड फायर राउंड। जी ठीक है, ओके जीतू पटवारी, रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल, मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आप किसे मानते हैं? अर्जुन सिंह। बेस्ट चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह। ओके जी, अर्जुन सिंह जी। ओके, अर्जुन सिंह। बेस्ट के बाद नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन होगा? मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन है? मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, पर कांग्रेस का होगा। कांग्रेस का होगा। मोहन यादव को 10 में से कितने नंबर देंगे सीएम के तौर पर? -7। शिवराज सिंह चौहान को 10 में से कितने नंबर सीएम के तौर पर? 10 में से मेरे ख्याल है बार बार उनको चुन लिया है लोगों ने, तो चुना तो उनको, मतलब उन्होंने अलग अलग बार झूठ तो बहुत बोले। वो सबसे ज़्यादा झूठ बोलने का भी जो रिकॉर्ड है उन्हीं के पास है, लिखित में है, वो विधानसभा में है ना। 5? तो हाँ, मतलब आई डोंट नो, जीते हैं तो 2, 4, 5 नंबर तो मिलते हैं। ओके। और केंद्र में जो कृषि मंत्री के तौर पे काम कर 0। शिवराज सिंह चौहान जितनी बार झूठ बोल के वहाँ आया, किसी खेती को लाभ का धंधा बनाऊंगा, किसान मेरा भगवान है, मैं किसान पुत्र हूँ, फायदे जितनी डबल इनकम का, किसान के बिजनेस डबल इनकम का करूँगा, 1 लाख बार बोला।
1 लाख बार सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में किसान कर्जदार हो गया। ओके, कमलनाथ को 10 में से कितने नंबर देते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर? कमलनाथ जी का जो 15 महीने का कार्यकाल था, हाँ, आप सारे मुख्यमंत्रियों के देश के प्रदेश के देख लो, जो रिजल्ट बेस्ड काम उनने किया, हाँ, परफॉर्मेंस बेस्ड, दूसरा कोई नहीं करता। ओके, दिग्विजय सिंह को 10 में से कितने नंबर सीएम के तौर पर? मेरे ख्याल से 10 साल लगातार रहे, उन्होंने पंचायती राज लेके और उसके बाद संन्यास भी लेना पड़ा 10 साल का। पंचायती राज लेके आए, जो देश में पहला राज्य था हमारा। उन्होंने ST SC OBC मार्क्स के लिए कितने? कानून लाया। 10 में से कितने? 10 में से 10। 10 में से 10 कमाल है। हार के बाद संन्यास लेना पड़ा उनको। कोई बात नहीं, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो ठीक है। उमा भारती को 10 में से कितने नंबर? उनका बहुत छोटा कार्यकाल था। शिवराज जी को क्यों हटाया गया? नरेंद्र मोदी जी से पूछो। ओके, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार का और बुरे हाल का दोषी कौन? शिवराज जी का झूठ। देश में कांग्रेस के बुरा हाल जो है उसका दोषी कौन? मतलब बहुत बुरा लगेगा जो सही सवाल का उत्तर दे दूंगा तो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके का फिनामा लोकतांत्रिक बना दिया, जिसमें सरकारी तंत्र को तोता बना दिया, एजेंसियों को गुलाम बना दिया और मीडिया मौन हो गया, तो मैं मानता हूं कि जितना उसका दोषी हम भी हो सकते हैं, मैं इसको मना नहीं कर सकता ठीक है, हूं, ओके। पर उतना ही दोषी ये पूरी व्यवस्था है। ओके, देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? बहुत से रहे हैं, इंदिरा जी भी रही है, अटल जी भी रहे हैं, अरे वाह, अटल जी का भी नाम ले रहे हैं, क्या बात। और नेहरू जी भी रहे हैं, वेरी गुड। पर मनमोहन सिंह जी ने देश में आर्थिक क्रांति लेके आए। ओके, देश का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन है? राहुल गांधी। इतना आत्मविश्वास? 100%। 99 से सीधा 100%। कितनी सीटें आएंगी अगले चुनाव में? इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी आपके हिसाब से? जैसे हम साफ हुए थे वैसी बीजेपी साफ होगी। तो इंडिया की सरकार आएगी या कांग्रेस की सरकार आएगी? इंडिया गठबंधन की सरकार। ओके, क्या मोदी को हराया जा सकता है? जब राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हारेंगे। कैसे हराया जा सकता है? जनता के वोट से। वोट कैसे लिया जा सकता है? अपनी ऑनेस्टी की राजनीति से। कांग्रेस की अपना उससे तो अभी तक आ नहीं रहा है। कोई बात नहीं, कभी एक बार धोखा कुछ बदलना पड़ेगा क्या? 500% जो जरूरत होती है राजनीतिक गुण की वो करना चाहिए, करेंगे। क्या ये हिंदू राष्ट्र है? ये संविधान में जो लिखा हुआ है वो राष्ट्र है। देश का सबसे बड़ा हिंदू नेता किसे मानते हैं? मुझे नहीं पता। ओके, देश का सबसे बड़ा मुस्लिम नेता किसे मानते हैं, या मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता कौन है? मैं नहीं जानता। क्या इजराइल से हिंदुस्तान को अपने रिश्ते तोड़ लेने चाहिए? देश की विदेश नीति में भारत फेल हुआ है। फेल हुआ मोदी क्योंकि जी सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा था अखबार में, प्रियंका जी फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठाती है। मैं अनुरोध ये कर रहा था, देश की विदेश नीति में, हमारा देश की विदेश नीति में हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं हमसे खुश नहीं है। और हम इजराइल की तरफ झुक गए क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो इतना जानता हूं कि आज तक के जितने प्राइम मिनिस्टर हुए उसमें सबसे इतनी खराब विदेश नीति जितनी मोदी जी की थी किसी की नहीं। ओके, क्या देश का मुस्लिम खतरे में है? देश का हर नागरिक सुरक्षित है। सुरक्षित है? देश का हर नागरिक सुरक्षित है। हमारा देश है, हमारा नागरिक है, हमारी सरकार है, हमारा संविधान है, हमारी सेना है, हमारी सीमाएं हैं और उस पर हमें गर्व है। और देश का हर नागरिक सुरक्षित है। देश के अंदर की बात हो रही है? हाँ, देश के अंदर का ही बोल रहा हूं मैं। हर नागरिक सुरक्षित है। अरे आपकी तो पार्टी और आपका पूरा विपक्ष ये मुहिम चलाता है कि मुसलमान खतरे में हैं, मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है। नहीं, ये तो आप मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। देश के संविधान ने ताकत दी है हर नागरिक को, किसी भी समाज, किसी भी जात, किसी भी धर्म, कि वो उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो जहाँ किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति यहाँ सुरक्षित है। क्या संविधान खतरे में है? हाँ, ये खतरे में है 100%। क्यों है पूछो? हाँ बताइए। हमारा चुनाव आयोग सवाल खड़े होते हैं, हमारे जितनी भी सरकारी एजेंसियाँ प्रश्न चिन्ह खड़े करती हैं। हमारे देश में भयावहता है बेरोजगारी की। संविधान में लगातार मैनिपुलेशन की बात देश सत्ताधारी दल के नेता करते हैं। लगातार यहाँ पर आम आदमी के नागरिकों की अवहेलना होती है। जैसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, जैसे वन अधिकार अधिनियम है, जैसे मौलिक अधिकारों की बातें होती है, सब क्वेश होते जा रहे हैं। ठीक है, ओके। क्या तो इसलिए संविधान है क्या जो आपके और मेरे अधिकार कहीं न कहीं हनन होते हैं, यानी संविधान पे प्रहार होता है? यही तो सवाल है। ओके, क्या इमरजेंसी के लिए कांग्रेस पार्टी को जनता ने माफ कर दिया? क्या संविधान में लिखा था कि किसी भी राज्य की सरकार गिराना है? अगर ये गिरी
तो इसका मतलब संविधान खतरे में नहीं है। जो चुन के आता है जनप्रतिनिधि, अगर वो दल बदल कर रहा है और सरकार प्रोटेक्ट कर रही है, तो ये संविधान इंदिरा खतरे में गांधी नहीं के है। जमाने में कितनी सरकारें गिराई गई, राज्य सरकारें, चुनी हुई सरकारें, हर चीज की कांग्रेस situation- जमाने में। हर चीज की सिचुएशन को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। Okay. 600 सांसद विधायक नहीं बिके किसी भी जमाने में, ये मोदी जी के ही जमाने में हुआ। क्या इमरजेंसी के लिए कांग्रेस पार्टी को, इंदिरा गांधी को जनता ने माफ कर दिया? इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना वक्तव्य सही समय पे कई बार दे चुकी है। क्या सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द संविधान की प्रस्तावना से हटाने चाहिए? नहीं, ये लड़ाई है देश में, यही तो राहुल गांधी आवाज़ उठा रहे हैं कि ये जब बात करते हैं कि सोशलिज्म हटाना है, तो ये कहते हैं पूंजीवाद को बढ़ाना है, कुछ लोगों के हाथ में आर्थिक तंत्र लाना। अल्टीमेटली क्या है सोशलिज्म? ये कहते हैं सर्वधर्म संभाव की बात कांग्रेस पार्टी जब करती है कि इस देश में सभी नागरिकों को रहने का, तो ये हटाना चाहते हैं धर्मनिरपेक्षता को। यही विचारधारा की यही तो लड़ाई है। क्या देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को निकाल देना चाहिए? हाँ, मोदी इसमें फेल हुए हैं। अगर हैं तो उसका दोषी एकमात्र है देश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी। यानी जो वोटर लिस्ट की जांच हो रही है, बिहार से शुरू हुई है, पूरे देश में होगी, वो सही है? वोटर लिस्ट की जांच अगर बिहार में होनी थी 3 साल पहले क्यों नहीं हुई? चुनाव के 2 महीने पहले क्यों हुई? ये इस तरह का प्रोपोगेंडा अपने पाप को छुपाने का हिस्सा है। अगर आपको वोटर लिस्ट की जांच करना है तो पूरे देश की एक साथ चालू क्यों नहीं की? आपने बिहार की क्यों चालू की? सवाल तो ये है ना, जब तो देश खतरे में है, देश का संविधान खतरे में। क्यों की? इसीलिए कि देश को गुमराह करना है, इसीलिए कि अपना एजेंडे पे काम करना है, इसीलिए समस्या का समाधान नहीं इलीगल करना लोगों है। को निकालना कौन सा एजेंडा है? तो सही पूरे एजेंडा है? देश से निकालना चाहिए, किसी राज्य से निकालना चाहिए। शुरुआत वहीं से होगी ना जहां अभी चुनाव हो रहा है। क्यों? पहले तो ये कह रहे थे बंगाल में ज्यादा है, उससे पहले कह रहे हैं बंगाल में भी करेंगे। नहीं, वो पहले क्यों नहीं किया? और चुनाव है तभी क्यों कर रहे हैं? पहले बंगाल से चालू क्यों नहीं किया? पहले यूपी से चालू क्यों नहीं किया? पहले मध्य प्रदेश से चालू क्यों नहीं किया? सवाल तो ये है ना। ओके, बेस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट अभी तक का कौन रहा है? मतलब देश का बेस्ट कांग्रेस का अब तक का सबसे मध्य अच्छा प्रदेश अध्यक्ष? या देश का सारे ही रहे हैं, राष्ट्रीय सब एक नंबर। मध्य प्रदेश भी बता दीजिए। हाँ, मैं थोड़ा कमजोर हूँ, बाकी सब एक नंबर। ये बहुत बढ़िया था। कांग्रेस का सबसे तेज तर्रार युवा नेता किसे मानते हैं आप? या कोई भी एक नाम जो आपको पसंद एक आता हो? नहीं है, 4-5 है, तो एक का चयन कैसे करूं? 4-5 नाम ले लीजिए। है ना, सब हमारे रेवंत जी हैं, हमारे सचिन जी हैं, हमारे सचिन। युवा, हमारे आसाम का हमारा नाम गौरव है। फिर इधर हम आए तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यक्ति हैं। और कोई इंडिया गठबंधन का कोई यंग नेता जो आपको पसंद सारे ही आता हो? अच्छे हैं। अखिलेश जी मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छा उनका है। तेजस्वी भी हमारे बहुत बढ़िया। और भी कई नेता हैं ऐसे जो जिनको आगे भविष्य अच्छा है, जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तेजस्वी जी बनने वाले हैं? 100% लग रहा है। हाँ। सबसे अच्छा भाषण किसका लगता है आपको देश में? पूरे देश को भाषण ही तो खा गया है नरेंद्र मोदी का। भाषण तो अच्छा दे लेते हैं, पर भाषण का शासन देखो आप। परेशानी, एक परिवार ऐसा नहीं बचा जो परेशान नहीं। ओके, अब मैं कुछ नाम लूंगा। नहीं, पर भाषण की बात आई, अधूरी क्यों छोड़ देते हैं? बोलिए। आप? बोल दिया मैंने। अब मैं कुछ नाम लूंगा, जो पहला शब्द या वाक्य आपके जहन में आता है आपको वो बोलना है। तेजस्वी यादव। बहादुर राजनीतिक व्यक्ति। तेजस्वी सूर्या। मैं इतना नहीं जानता उनको। अखिलेश यादव। बहुत सौम्य, सरल और सभ्य पॉलिटिशियन। आपके दोस्त हैं? अच्छा। बातचीत होती रहती है? हाँ, होती रहती। ओके, लेकिन मध्य प्रदेश में आपने बुरा किया उनके साथ चुनाव के समय। अखिलेश बुलवा दिया कमलनाथ जी से। अभी व्यक्ति की बात हो रही थी, अब आप ये बुराइयों की बात लेके आ गए। अच्छा, कंगना रनौत। हाँ ठीक है, हमारी सांसद है देश की। कैसी एक्टर है? मूवीज तो देखी होंगी उनकी। हाँ देखी ना, क्यों नहीं। एक्टर हमारी एक्टर देश की बढ़िया है। नागरिक है, हमारी एक्टर देश की नागरिक एक्टर भी है, सांसद भी है, महिला भी है। हम उसके लिए खिलाफ क्यों बोले भाई? ओके, शिवराज सिंह चौहान। आदमी तो भले हैं पर झूठ बहुत बोलते मोहन यादव। हैं। हाँ, सरकार तो चला रहे हैं, एकदम से उनको मिला, पर 50% कमीशन हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया। मतलब राजनीतिक आदमी भले होंगे, पर जो राजनीतिक विश्वसनीयता 0। कैलाश विजयवर्गीय। ठीक है, बुजुर्ग हो गए। राहुल गांधी। मैं बता चुका हूँ, देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं अगले चुनाव में। प्रियंका गांधी। मैं मानता हूँ कि एक सीजेंट लीडर है और अपनी बात को सही तरीके से कहती है, और देश की, उनके ब्लड में देशभक्ति
कूट कूट के भरी हुई। संजय गांधी? मेरी बहुत बातचीत नहीं है, मतलब मैंने देखा नहीं, सुना उनके लिए, पढ़ा उतना ही, मुझे जितना आपको पता उतना मुझे पता है। मराठी आती है? हाँ थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरे इसमें आप बोलते नहीं आती, समझते आती है। बोलना पड़ेगा मुंबई जाएंगे तो, ठीक वरना है, ऐसा ना हो कि वहाँ पर MNS के कुछ लोग पकड़ लें आपको। देश की हर भाषा का सम्मान है, और अगर हमें अपने देश की दूसरी भाषाएं भी बोलते आती है तो गौरव होना चाहिए हिंदी के साथ साथ। पर गलत कर रहे हैं ना वो, वहाँ पर जो जबरदस्ती बुलवा रहे हैं मराठी बोलो, पीट देते हैं नहीं तो। नहीं, यही तो कांग्रेस पार्टी इसी के तो खिलाफ है कि जबरदस्ती किसी भी चीज़ में नहीं चलेगी। ये बीजेपी और इस तरह के लोग यही तो देश में आतंक फैला रहे हैं, इसी के तो हम तो MNS बीजेपी के कहाँ हैं? अब तो वो उद्धव ठाकरे जी के साथ आ गए और वो आपके साथ हैं, उद्धव जी। वो मैं आपसे फिर बार बार कहता हूँ कि सवाल ये नहीं है, सवाल ये क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे चलना है। हम कह रहे हैं ऐसा रहो, ये बोलो, ये हमारी भाषा है, तुम्हारी, ये सब एजेंडा ये पूरा बीजेपी का है, तो इसी के खिलाफ कांग्रेस है। ओके, अरविंद केजरीवाल? ठीक है, मुख्यमंत्री थे, अच्छे नेता हैं, चल रहे हैं, बात कह रहे हैं अपनी। थैंक यू सो मच जीतू पटवारी, चाय वाला इंटरव्यू के लिए, और शुभकामनाएं। थैंक यू Thank महाराज you, जी, thank आपने फिर बहुत सवाल ऐसे किए जिसमें अरे आपने चौके छक्के लगाए हैं खूब। नहीं, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच थैंक जीतू यू मानक पटवारी, जी, थैंक यू। थैंक यू।